हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी परीक्षाएं होने वाली होती हैं उनसे संबंधित वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। साथ ही दोस्तों, जो अभी आज की जो वीडियो है वो है हमारा जो प्रीवियस ईयर का उत्तराखंड सहायक लेखाकार परीक्षा जो हुई थी उसके हम लोगों ने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट है। उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पार्ट पसंद आता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, लाल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों को 2% बट्टे पर निर्गमित किया। प्रति अंश निर्गमन लागत जो थी 20 पैसा थी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत क्या होगी। यानी दोस्तों, आपको बताना है जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये हमें बताना है। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि बेसिक सा मैं अगर आप लोगों को सरल शब्दों में बताऊं, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होती है जब हम अपने बिजनेस में जो फंड लगाते हैं तो वो फंड हम जहाँ से लगाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट, उसकी जो फीस या फिर जो उसकी प्रोसीड होती है या जो प्रोसेस होती है उसको लगाने के लिए भी हमें कुछ पे करना होता है। जैसे अगर हम 1 लाख रुपए अपने किसी भी बिजनेस में लगाते हैं तो उस 1 लाख रुपए हमें बिजनेस में लगाने तक में जो भी कॉस्ट लगती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं उस समय की। तो अगर वो बड़ा अमाउंट होता है या फिर डेट के माध्यम से आए या इक्विटी के माध्यम से आए तो उसको करने के लिए जो हम लोग जो भी हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेनली हम लोग 2 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। इजी वे में मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक तो हमारा होता है दोस्तों डेट और दूसरा हमारा होता है इक्विटी। अब इक्विटी को भी मेनली हम लोग 2 पार्ट में और फिर से बांट लेते हैं। अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इक्विटी के जो आपका इक्विटी स्वयं होता है, इक्विटी कैपिटल शेयर, और दूसरा हमारा जो होती है वो होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन पर जब भी हम फंड उठाते हैं तो इस पर जो कॉस्ट लगती है तो वही हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। आपका प्रेफरेंस जो कॉस्ट ऑफ आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसकी क्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आप लोग इसे इजी वे में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो हमारा पूर्वाधिकार अंश पूंजी की जो लागत है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी से। ये केपी यानी पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत को ही हम लोग केपी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो इसका फॉर्मूला है वो है डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा और फिर नेट प्रोसीड, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। चलिए करते हैं, सबसे पहले डिविडेंड निकालते हैं। तो हमारे पास 10 रुपये वाले 10,000 अंश थे, तो इस प्रकार 10 रुपये वाले 10,000 अंशों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 लाख रुपये की। और 1 लाख रुपये का हमें 10% जो पूर्वाधिकार। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, हमेशा जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसके आगे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर होते हैं उनको हम लोग डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो कितना परसेंट उनको फिक्स एक डिविडेंड पे आउट का हमारे पास हमेशा परसेंटेज दिया होता है। जैसे इसके सामने ही दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी 10% का हमें इन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपये जो वैल्यू आई तो इसका हम निकालेंगे 10% और हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड। तो इसका हम लोगों ने 10% निकाला और ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया 10,000 हमारे पास आ गया डिविडेंड। अब नेट प्रोसीड की बात कर लेते हैं। नेट प्रोसीड मतलब उसको हमने उस समय उस वैल्यू के लिए कितना हमें मिला और कितना हमें उसमें खर्च किया। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो इसने जो भी था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टोटल वैल्यू कितनी आई थी हमारी, टोटल शेयर्स की 1 लाख आई थी। अब उसको उसने 2% बट्टे पर दिया। अगर हम लोग 1 लाख का फिर से 2% निकालते हैं, 1 लाख का 2% निकालते हैं तो वो आ जाएगा आपका 2000। और अगर हम बात करें प्रति अंश, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि प्रति अंश जो निर्गमन की लागत थी वो थी आपकी 20 पैसा। अगर हम लोग तो टोटल अंश थे हमारे 10,000, अगर हम लोग 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.2 से तो हमारे पास आ जाता है 2000। तो हमारी जो
आपका प्रति अंश जो निर्गमन की लागत थी 20 पैसा थी और इस प्रकार 10,000 अंशों की जो लागत आई दोस्तों वो आई 2,000। तो हमारे पास दो चीज़ें आई, 2,000 तो हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया प्लस 2,000 रुपये हमारी उसका प्रति अंश की जो लागत थी उसी समय वो आई। तो इस प्रकार हमारे पास 4,000 रुपये हमने लेस में उस समय वहाँ पे लिए 1 लाख की वैल्यू के। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास कितना था, 1 लाख की जो वैल्यू आई थी उसमें से हम लोग 1 लाख की वैल्यू में से अगर हम लोग 4,000 को लेस करते हैं तो ये जो 96,000 हमारे पास आया उसी को हम लोग नेट प्रोसीड कहते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, क्या क्या निकल गई, एक तो हमारे पास डिविडेंड निकल गया, वो निकल गया हमारा 10,000 और दूसरा हमारे पास नेट प्रोसीड निकल गई, वो निकल गया हमारे पास 96,000। इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला, अब हम इसे फॉर्मूले पे रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने जैसे कि बताया था, फॉर्मूला था आपका केपी इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम लोग रखेंगे 10,000 हमारा डिविडेंड आया, नेट प्रोसीड हमारी 96,000 आई और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसे कट ऑफ करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी 10.41%। तो इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को यहाँ पे डाउट होता है तो आप लोगों को मैंने अपना जो हमारा जो ग्रुप है आप लोग उससे जुड़कर भी आप लोग इसकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सट्टे के व्यापार की हानि को पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है। यानी दोस्तों जो स्पेक्यूलेशन लॉस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं कितने समय के लिए। तो याद रखेंगे ये हमारा जो पार्ट है वो है हमारा इनकम टैक्स का, ये हमारा पार्ट आता है इनकम टैक्स में। जो हमारे 5 हेड होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है आपकी सैलरी हो गई, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो जितने भी हमारे 5 प्रकार के जो हमारे इनकम हेड होते हैं, तो अगर किसी वर्ष अगर उन पे हमें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम लोग कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर देखेगा। फिलहाल जो सट्टे के व्यापार होते हैं दोस्तों, स्पेक्यूलेशन लॉस जो होते हैं, वो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों के लिए। अगर कभी ये क्वेश्चन है कि नॉन स्पेकुलेशन यानी जो नॉन स्पेकुलेशन लॉसेस को कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तो वहां पे भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वो बढ़ाया जा सकता है आपका 8 वर्षों तक। अब ये 8 वर्ष बहुत चीज़ों में भी होता है, जैसे आपके जो कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होते हैं दोस्तों और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होते हैं। इस प्रकार के जितने भी लॉसेस होते हैं उनको भी 8 वर्ष तक का आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा फिलहाल। और जो आपका अगर हम बात करें कि सट्टे के व्यापार, साथ ही हम लोग अगर बात करें हाउस प्रॉपर्टी वाला के मामले में भी दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लॉस होते हैं उसको भी हम लोग 8 वर्षों तक का आगे ले जा सकते हैं। तो आप लोग इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इस सेशन में दोस्तों ये जो टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। आप लोग आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है, शायद मे भी ये क्वेश्चन उसमें रिपीट शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन भी उसके आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें इनके फॉर्मूले या इनके जितने भी चैप्टर हैं या टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके ही जाए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपके कुछ पॉइंट चेंज कर दे और क्वेश्चनों को घुमा फिरा के आप लोगों से दोबारा पूछ ले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से एक नया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो है कि 1 माह की मजदूरी दी गई जो वो थी 1400 रुपये, जबकि मजदूरी का भुगतान 1/8 माह की देरी होना था। यानी दोस्तों 1/8 माह की देरी का होने का मतलब है, समझा देता हूँ यहाँ पे, 8 महीने में 1 महीना नहीं दिया, यानी कितने महीने की मजदूरी दी थी, 8 में से आपकी 8 माह में से 7 माह की मजदूरी हम लोग दे चुके हैं। चलिए अगर बात करें कि चालू माह की जो कुल मजदूरी है वो ये 1200 रुपये है, तो गत माह की मजदूरी क्या थी। तो दोस्तों ज़्यादा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका जो कैश बजटिंग है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है। फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग अच्छे से रट सकते हैं, या फिर मैंने देखा ये कई जितने भी पेपर हुए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के, वहाँ पर ये अक्सर पूछा जाता है।
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। क्या पता मे भी दोबारा से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर आ जाए, क्योंकि बार बार इसकी फिगर चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई पेपरों में। मैंने अब तक 3-4 पेपर देखे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के, और 3-4 में से 3 क्वेश्चन पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसकी लैंग्वेज को समझ के और ये क्या कह रहा है और इसके फॉर्मूले, मैं फॉर्मूला अभी आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, आप लोग उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ के इसे रख के फिगर में रख के आप लोग उसे कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दोस्तों जो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस इन ए मंथ इक्वल टू, थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला है दोस्तों, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको आप लोग एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहली जो लाइन है जो दे रखा है इसने, पेमेंट ऑफ वेजेस इन ए मंथ, यानी जो मजदूरी का भुगतान किया गया था उस मंथ में, तो वो कितना था, वो इक्वल्स टू, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे पार्ट ऑफ प्रीवियस मंथ वेजेस प्लस पार्ट ऑफ करंट मंथ वेजेस। तो आप लोगों को इस फॉर्मूले पे ये रखना है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप लोग, लैंग्वेज हो सकता है राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, आप लोग इसे समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा पेमेंट ऑफ वेजेस इन ए मंथ, इसका जो फॉर्मूला है उसे हम ऐसे रखेंगे, इस फॉर्मूले पे आपको रखना है, इसका आंसर निकलेगा आप लोगों का। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लिखेगा। तो पहला पॉइंट है इसमें पार्ट ऑफ प्रीवियस मंथ वेजेस, पार्ट ऑफ करंट मंथ वेजेस। तो हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो पार्ट ऑफ प्रीवियस मंथ ईयर, तो कितने माह की देरी से था, तो ये 1/8 माह का जो था देरी से था वेजेस दिया नहीं है, वही निकालना है, होनी है। तो गत माह की मजदूरी क्या थी, यही आपको निकालना है। प्लस इसमें अगर हम बात करें, फॉर्मूले पे मैं रख रहा हूँ, आप लोग इसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और इन ए मंथ में आपका जो था दोस्तों वो था 1400, और आपका पार्ट ऑफ प्रीवियस मंथ का जो था 1/8 की देरी हुई थी, मल्टीप्लाई बाय आपका वेजेस प्लस आपका पार्ट ऑफ करंट मंथ। तो पार्ट ऑफ कितना था, यानी कितना पेमेंट कर दिया था हमने करंट ईयर में, वो कर दिया था 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1200। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 2800 आंसर आ जाएगा। अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा तो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, यानी अमूर्त संपत्ति मतलब दोस्तों इनटेंजिबल एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट हम उसे कहते हैं जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां हमारी होती हैं उसे हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो उसका उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों, भवन ये होगा नहीं, आपका बिल्डिंग नहीं होगी, विनियोग इन्वेस्टमेंट भी आपका नहीं है। अगर हम बात करें ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट, बट्टा हमारा नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं प्रकाशन अधिकार या हम बात करते हैं कॉपीराइट, इसका राइट आंसर यही है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडमार्क आपका इसी में आता है। चलिए, ट्रेडमार्क हो गया आपका, कॉपीराइट हो गया, ये आपके, और जो लोगों की अगर हम बात करें, लोगो हो गया, ये हमारे जो भी है अमूर्त संपत्तियां, या गुडविल की अगर हम बात करें, ये हमारी अमूर्त संपत्तियों में आती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रय की लागत का समान होता है, विक्रय की लागत के समान होता है, ये बताना है आपको। द कॉस्ट सेल्स इज इक्वल टू, तो दोस्तों जो हमारी कॉस्ट सेल होती है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी बीच में हमने जो भी सेल की होती है उसकी कॉस्ट हमें बतानी होती है, ठीक है। क्योंकि जो सेल्स होती है पुरानी होती है और हो सकता है इन फ्यूचर हम करेंगे, वो नहीं, जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेल्स होगी उसकी कॉस्ट हमें बतानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है इसमें प्रारंभिक रहतिया माइनस क्रय, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय, प्रारंभिक रहतिया माइनस क्रय और अंतिम रहतिया। और बात करें प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। जो ओपनिंग स्टॉक होता है, और ये इसमें तीन चीज बार बार रिपीटेड हुई हैं, इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। ओपनिंग स्टॉक वो होता है दोस्तों जो हमारा वर्ष भर जो
जैसे अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर हमारा जो होता है बिजनेस का, उसका जितना भी गुड्स हमने नहीं बेचा, सेल किया होता है और वो बच जाता है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक न्यू ईयर का वो न्यू ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और जो करंट ईयर का स्टॉक जो बच जाता है वर्ष के अंत में, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। परचेस आप लोगों को पता ही है परचेस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाभांश नीति के मोदी गिलानी मिलर के अप्रासंगिक सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये बताना है कि जो एमएम अप्रोच है आपकी, एमएम अप्रोच भी हम इसे बोलते हैं, या मोदी गिलानी और मिलर, ये दो लोग थे दोस्तों। इनने अपनी लाभांश नीति को लेकर अपना एक थ्योरी दी थी जो कि बहुत प्रचलित हुई थी। तो इसको हम लोग जान लेते हैं, एमएम थ्योरी की हम लोग जान लेते हैं। और डिविडेंड तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी लाभांश नीति मतलब डिविडेंड पॉलिसी। इससे पहले मैंने डिविडेंड की बात करी थी। जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, आपके इक्विटी शेयर होते हैं, जितना भी हमारा वर्ष भर में लाभ होता है दोस्तों, वो लाभ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जो हमारे शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो एक्चुअल जो मालिक होते हैं दोस्तों, यही लोग होते हैं। इन्हीं को ये जो भी लाभ वितरण होता है उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। तो एमएम अप्रोच में ये बोलता है कि आप लोग को एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, एमएम अप्रोच ये बोलता है कि अगर आप डिविडेंड पे आउट करो या नहीं करो, यानी दोस्तों देखो दो चीज़ें होती हैं। डिविडेंड अगर हम पे आउट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं तो उसे रिटेन करेंगे, यानी उस पैसे को हम लोग फिर से बिजनेस में लगाएंगे। तो इस प्रकार से डिविडेंड पे आउट करने का ये मतलब नहीं होता कि ये कहता है, एमएम अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड पे आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस है या वैल्यू है वो कम है, इससे अंदाजा नहीं लगा जा सकता। तो इसका कहने का मतलब ये था। दूसरी चीज़ ये कहता है एमएम अप्रोच कि डिविडेंड पे आउट करें या ना करें, जो फर्म की मार्केट प्राइस है या फिर जो हमारे इक्विटी शेयर जो शेयर होते हैं पर शेयर होते हैं, उनकी जो मार्केट प्राइस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एमएम अप्रोच के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, वो है कि फर्म की इक्विटी लागत पर लाभांश नीति का प्रभाव पड़ता है। तो लाभांश नीति का प्रभाव पड़ता है, तो ये बोलता है कि नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऋण के अशोध्य होने पर उसकी राशि को क्रेडिट किया जाता है। अशोध्य का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हमारे डेटर होते हैं, अगर वो किसी कारणवश पैसा वापस नहीं करते हैं, हो सकता है कि वो दिवालिया हो जाए या हो सकता है कि वो मुकर जाए, किसी अगर पैसा नहीं देना होता है, तो उसमें हम किस राशि को क्रेडिट करेंगे और किस राशि को डेबिट करेंगे। हो सकता है डेबिट का भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्रेडिट का भी क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग दोनों चीज़ याद रखेंगे। और जैसा कि हमारा अकाउंटिंग रूल्स है दोस्तों, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं तो वो हमारे डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बैड डेट है दोस्तों, वो तो हमारा डेबिट हो जाएगा, लेकिन हम क्रेडिट किसे करेंगे, जिसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ है, यानी डेटर, यानी कौन नहीं देगा दोस्तों, पैसा, डेटर नहीं देगा, यानी हमारा डेटर अकाउंट इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी एंट्री सामान्य बन जाएगी दोस्तों, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया कीमत दिखाई जाती है। तो जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों, अभी मैंने बात करी थी, क्लोजिंग आपका स्टॉक कहें या फिर हम इन्वेंट्री कहें, तो इसको हम लोग, हमारा जो फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट हम बनाते हैं जब फाइनल में, और वहाँ पे हम लोग इसे जो हमारा आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट होती है कहाँ पे दिखाते हैं। तो याद रखेंगे, जैसे कि हमारा स्टॉक होता है वो हमारी एसेट होती है, लेकिन ये एसेट किस प्रकार की होती है दोस्तों, ये फिक्स्ड होती है या चालू होती है। सबसे पहले तो ये हमारा जितने भी स्टॉक होते हैं वो हमारी एसेट होगी। आप लोग याद रखें, जब एसेट है तो क्या वो फिक्स होती है, नहीं, वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इन्वेंट्री जितने भी हम लोग अगर हम बात करें गुड्स की, तो हमारे अगर बिजनेस में अगर हम डे बाई अगर हम सेल की परचेस से लाए हैं तो हमारी क्या होते हैं, तो हम उसे गुड्स कहते हैं। पहली पॉइंट तो ये। और अगर हम लोग उसे उसके माध्यम अगर उसे हम लोग सेल करने के लिए नहीं लाते हैं तो वो हमारी फिक्स एसेट होती है। आप लोग ये दो चीज़ को याद रखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चालू संपत्तियों में या फिर हम करंट एसेट की हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजी बजटन की तकनीकी
जिसमें आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टता शामिल की जाती है, वह क्या है? तो दोस्तों जो हमारे कैपिटल बजटिंग टेक्निक हैं उनमें मेनली ये 4 टेक्निक हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन टेक्निक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। एक पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर हम ARR भी बोलते हैं इसको आप, और दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे बताना हमारे ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम लोग उसकी अनुमानित ब्याज दर को स्पष्टता शामिल उसमें हम लोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, यहाँ पे इसका ये आंसर लेने का ये तात्पर्य था कि जब हम इन मेथड्स या इन टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है ये हम निकालते हैं जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी जो हमें फ्यूचर में लाभ मिलने वाला था, आज की डेट में क्या लाभ मिलेगा, तो आज की डेट का जो रेट है उस रेट से उस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करके वो आज का वैल्यू निकलती है। तो इसीलिए स्पष्टता दी जाती है कि उसमें स्पष्ट रूप से, या फिर हम बात करें स्पष्ट रूप से वो रेट होता है कि प्रेजेंट वैल्यू रेट उसका क्या है, तो इसलिए वो स्पष्ट रूप से शामिल उसमें की जाती है। तो ये आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संपत्तियों का दायित्व पर अधिक्य कहलाता है। संपत्तियों का दायित्व पर अधिक्य कहलाता है, यानी एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, यानी हमारी एसेट अगर लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है क्रेडिटर, प्रॉफिट, कैपिटल एंड गुडविल। तो दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और कभी कभी अगर बात करें कि कैपिटल अगर ओवर हो जाती है एसेट से तो भी पूछ लेता है, एसेट अगर ज़्यादा होती है, यानी दोनों में से दोनों पॉइंट्स पूछ सकता है, अगर एसेट ज़्यादा हो जाए या फिर लायबिलिटी ज़्यादा हो। तो आप लोग सिंपल सा याद रखें, इस दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें। अगर जो हमारी एसेट होती है, एसेट अगर हमारी लायबिलिटी से अधिक हो जाती है, अगर हमारी जो एसेट है वो अगर लायबिलिटी से अधिक हो जाती है तो वो हमारी हो जाएगी दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। और अगर हम बात करें अगर लायबिलिटी अगर हमारी एसेट से अधिक हो जाती है, तो वो कहलाती है हमारी गुडविल। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बना दूं, लेकिन लॉन्ग वीडियो हो जा रही है और आप लोग भी बोर ना हो, इसलिए मैं कम क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। और आप लोगों का मैंने प्रीवियस जो फीडबैक देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। और दूसरा दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, यार अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर सच में अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।